हेलो क्लास सेवेंथ। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको महमूद गजनवी के बारे में बताया था कि वह गजनी का शासक था और गजनी जो राज्य था वह अफ़गानिस्तान के पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा राज्य था। जैसे ही महमूद गजनवी मरा तो उसके मरने के बाद उसके जो उत्तराधिकारी है वो बहुत कमज़ोर थे और कमज़ोर होने के कारण उसके क्षेत्र से, उसके राज्य से अलग हो कर के कुछ छोटे छोटे राज्य जो है स्वतंत्र हो गए। ऐसे ही एक राज्य गजनी से अलग होकर के स्वतंत्र घोषित कर दिया अपने आप को। उस राज्य को गुर या गोर प्रदेश कहते हैं। गुर या गोर प्रदेश जो था, इसका जो राजा था वह मोहम्मद गोरी बना। मोहम्मद गोरी राजा बनने के बाद जब महमूद गजनवी के उसने कार्यों का अवलोकन किया, जब उसके संपत्ति लूट के बारे में उसने देखा सुना, तो मोहम्मद गोरी जो है महमूद गजनवी से काफ़ी प्रभावित हुआ और मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी को अपना आइडियल मानने लगा, आदर्श मानने लगा। महमूद गजनवी से मोहम्मद गोरी को एक बार पता चल चुकी थी कि भारत में कितनी अथाह संपत्ति है और इस संपत्ति से मैं भी अपने जो है महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता हूँ। इस तरह से मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण के बारे में सोच करके सबसे पहले 1175 एडी में यानी 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है, उसे अपने अधीन में कर लेता है। मुल्तान जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन उस समय ये सब जो है वो भारत के हिस्सा हुआ करते थे। तो मोहम्मद गोरी ने जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान पर आक्रमण करके मुल्तान को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद 1178 में यानी 1178 ईस्वी में इसने गुजरात के ऊपर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का राजा जो था वो भीम तृतीय था, लेकिन मोहम्मद गोरी इस युद्ध में भीम थर्ड से बुरी तरह से पराजित हुआ और वापस गुर चला गया। और गुर पहुंच करके उसने योजना बनाई कि अब मैं रास्ता बदल करके, रूट चेंज करके आक्रमण करूंगा। इस तरह से मोहम्मद गोरी ने 1179 में यानी 1179 ईस्वी में पंजाब की तरफ से भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले वह पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब पर आक्रमण करके पंजाब के जो दो क्षेत्र थे, तबर हिंद या जिसको हम भटिंडा के नाम से भी जानते हैं, उस पर अपना अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद इन दोनों भटिंडा या तबर हिंद का जो गवर्नर था उसको जियाउद्दीन को बना दिया। इधर पृथ्वीराज चौहान, जिनका शासन अजमेर से लेकर के दिल्ली तक था, वह भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे और साम्राज्य को बढ़ाते हुए उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। और उत्तर की तरफ प्रसार करते समय पृथ्वीराज चौहान ने 1190 एडी में यानी 1190 ईस्वी में जो जियाउद्दीन था उससे भटिंडा या जिसको तबर हिंद के नाम से जानते हैं उसको छीन लिया, जिसको कि मोहम्मद गोरी ने जीत लिया था। इसके अलावा मोहम्मद गोरी एक ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम था, मतलब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह यह भी चाहता था कि भारत के अंदर इस्लाम धर्म का प्रसार हो, इस्लाम धर्म की स्थापना हो। जब भटिंडा मोहम्मद गोरी के हाथ से निकल गया था, पृथ्वीराज चौहान ने उसको अपने कैप्चर में कर लिया था, उसी समय से मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच जो शत्रुता थी वो शुरू हो गई थी, मनमुटाव जो था वो शुरू हो गया था। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने की ताक में लगा हुआ था। इसी बीच 1189 एडी में यानी 1189 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किया क्या कि सरहिंद का जो किला था उसको घेरा डाल दिया, जो कि पृथ्वीराज चौहान के अधीन था, उसको अपने घेरे में ले लिया, उस पर घेरा डाल दिया। इस तरह से ये सब चीज़ें ये साबित करती हैं कि पृथ्वीराज चौहान अब मोहम्मद गोरी के कितने बड़े शत्रु बन चुके थे। इस तरह से मोहम्मद गोरी ने सरहिंद का जो किला था उसको भी अपने अधीन कर लिया। इस तरह से मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता
इतनी अधिक बढ़ गई कि मामला युद्ध तक आ पहुंचा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों की सेनाएं यानी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज की सेनाएं तराइन के मैदान में आमने सामने आ गईं। और 1191 का वो समय था जब दोनों की सेनाएं पहली बार आमने सामने हुई थी युद्ध के लिए। इस तरह से 1191 में तराइन के मैदान में जो युद्ध होता है उसको द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। मोहम्मद गोरी बड़े ही बुरी तरीके से घायल हो गया और पराजित होकर के वह गजनी वापस चला गया। जी, मैं गजनी इसलिए कह रहा हूँ कि मोहम्मद गोरी गुर प्रदेश का शासक था, गुर का शासक था, लेकिन धीरे धीरे वह जो है गजनी को भी अपने अधिकार में कर लिया था। क्यों? क्योंकि महमूद गजनवी के जो सक्सेसर थे वो काफ़ी कमज़ोर थे, इसलिए अब मोहम्मद गोरी पूरे जो है कि गजनी और गुर सब पे मिला करके शासन करेगा। मोहम्मद गोरी वापस गजनी चला गया और गजनी जा कर के 1 साल तक तैयारी किया, अपनी सेनाओं को ट्रेंड किया, हथियार औजार को व्यवस्था किया और व्यवस्था करने के बाद 1 साल के बाद फिर से 1192 एडी में यानी 1192 ईस्वी में उसी तराइन के मैदान में वह आया और आकर के पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के लिए चुनौती दिया। पृथ्वीराज चौहान भी अपनी सेना लेकर के तराइन के उसी मैदान में पहुंच गए। इस तरह से सन 1192 एडी में तराइन के मैदान में दूसरा युद्ध होता है जिसे कि हम सेकंड बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान का उपनाम था। पृथ्वीराज चौहान का दूसरा नाम था राय पिथौरा। तो मोहम्मद गोरी इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, पराजित करता है, उन्हें बंदी बना लेता है और बंदी बना करके उन्हें अपने साथ गजनी ले जाता है और वहाँ पे उनकी हत्या करा देता है। और गजनी जाते समय मोहम्मद गोरी के द्वारा जितने भी जीते हुए क्षेत्र थे उसका मालिक वह अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बना देता है कि तुम रहो और इन जगहों की देखरेख करो। इस तरह से अपने विजय अभियान को आगे बढ़ाते हुए 1194 में मोहम्मद गोरी जो है वह एटा जिले के चंदावर नामक स्थान पर जयचंद को पराजित करता है। जयचंद जो कि कन्नौज के राजा थे उनको पराजित करता है, पराजित करके उनको मार डालता है और कन्नौज और काशी को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है, अपने अधीन में ले लेता है। इसके बाद अगले साल यानी कि 1195 में मोहम्मद गोरी बयाना और ग्वालियर को भी अपने अधीन कर लेता है। इस तरह से मोहम्मद गोरी इन प्रदेशों को जीतने के बाद वापस गजनी चला जाता है और गजनी जाते समय जितने भी जीते हुए प्रदेश थे उनका मालिक अपने 2 प्रमुख गुलाम, उनकी देखरेख अपने 2 प्रमुख गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खलजी दे देता है और आगे का जो भारत के अंदर विजय अभियान रहता है ये दोनों गुलाम मिलकर के पूरा करते हैं। इसी बीच होता क्या है कि 1205 एडी में यानी कि 1205 ईस्वी में पंजाब क्षेत्र में जो खोखर जनजाति रहती है वह मोहम्मद गोरी के एक्टिविटीज़ से क्रोधित होकर के मोहम्मद गोरी के खिलाफ विद्रोह कर देती है। इस विद्रोह को दबाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी को फिर से भारत इनवाइट करता है और इस तरह से मोहम्मद गोरी खोखरों के विद्रोह को दबाने के लिए भारत आता है और उनके विद्रोह को दबाता है, उनके विद्रोह का दमन करता है और दमन करने के बाद 1206 एडी में यानी 1206 ईस्वी में वह पुनः गजनी वापस जाने लगता है। इस तरह से मोहम्मद गोरी जब वापस जाने लगता है तो जब वह दमयक नामक स्थान पर पहुंचता है तो उस समय शाम हो गई होती है और आजान का समय हो जाता है। आजान की आवाज़ मस्जिद से जैसे ही आती है मोहम्मद गोरी अपने घोड़े से नीचे उतरता है और नीचे उतर करके अपना सर मतलब नमाज अदा करता है और अपना सर नीचे झुकाता है और जैसे ही अपना सर वह नीचे झुकाता है खोखरे जो वहाँ रहते हैं वह दौड़ पड़ते हैं और दौड़ करके अपनी तलवार से मोहम्मद गोरी के सर को
उसके धड़ से अलग कर देते हैं। इस तरह से मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से मोहम्मद गोरी की जो विजय रहती है भारत में, वह भारत के अंदर मुस्लिम शासन की स्थापना करती है, मुस्लिम रूल को स्थापित करती है। और 1206 AD में यानी 1206 ईस्वी में उसके मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। इसलिए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और 14वीं सेंचुरी आते आते कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार डेक्कन प्लेट्यू तक हो जाता है, पूरे डेक्कन क्षेत्र तक हो जाता है। और पूरे डेक्कन क्षेत्र पर कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजनीतिक कंट्रोल स्थापित कर लेता है, पॉलिटिकल कंट्रोल स्थापित कर लेता है। और यही डेक्कन से वह अपने साम्राज्य की देखरेख करता है, क्योंकि डेक्कन जो था वो मिडिल प्लेस था, उससे नॉर्थ पार्ट को और साउथ पार्ट को, दोनों ही पार्ट को वो बराबर से देखरेख कर सकता था। स्टूडेंट्स, जब मैंने साउथ का नाम लिया तो आइए हम ये देख लेते हैं कि 9th to 12th सेंचुरी यानी कि 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य साउथ में चोला एम्पायर जो था वो बड़ा ही प्रसिद्ध एम्पायर था, यानी चोला साम्राज्य उस समय अपने पीक पे था। उसके बारे में थोड़ी सी हम स्टडी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, चोल डायनेस्टी यानी कि चोल राजवंश का संस्थापक विजयालया को माना जाता है। चोल डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो विजयालया को माना जाता है। 850 AD में यानी 850 में हुआ क्या कि विजयालया ने पल्लव यानी पल्लव वंश को पराजित करता है और उनसे तंजौर छीन लेता है, और उसके बाद वह चोल डायनेस्टी की स्थापना करता है। कब करता है? 850 AD में। और विजयालया तंजौर को अपने अधीन करने के बाद तंजौर को अपनी राजधानी बनाता है। इस प्रकार 9वीं शताब्दी के अंत आते आते चोल जो थे वह पांड्य राजवंश को भी पराजित कर देते हैं, और पांड्य राजवंश को पराजित करके जो साउदर्न तमिल कंट्री रहता है यानी तमिलनाडु के आसपास का जो क्षेत्र रहता है उसको भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इस समय अगर चोलों को किसी से डर था, किसी से असुरक्षा थी, तो वो राष्ट्रकूटों से थी, क्योंकि राजपूत जो है वह एक मजबूत राजवंश माना जाता था। चोलों के इस डर का जो मेन रीज़न था वह यह था कि एक बार राष्ट्रकूट राजा कृष्णा थर्ड यानी कृष्णा तृतीय जिसको हम कहते हैं, उन्होंने क्या किया था कि चोलों के राजा को पराजित कर दिया था, और पराजित करने के बाद जो चोला साम्राज्य का उत्तरी पार्ट था, उत्तरी हिस्सा था, नॉर्दर्न पार्ट था, उसको अपने अधीन कर लिया था। यह चोलों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और फिर 965 AD में यानी 965 AD में कृष्णा थर्ड राष्ट्रकूट राजा कृष्णा थर्ड की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद जो चोल होते हैं वह जल्दी से क्या करते हैं कि अपनी स्थिति वापस ला लेते हैं, और उनके द्वारा हारे गए जितने भी प्रदेश थे वो उसको फिर से अपने अधीन कर लेते हैं। इस तरह से जो चोल थे वह अपनी स्थिति को फिर से रिकवर कर लेते हैं। चोल वंश के जितने भी शासक हुए उसमें दो शासक जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक राजराजा फर्स्ट, जिसे राजराजा द ग्रेट के भी नाम से जाना जाता है, और दूसरे थे राजेंद्र फर्स्ट। ये दोनों राजा चोल वंश के महत्वपूर्ण राजा माने जाते हैं। जो राजराजा फर्स्ट थे उन्होंने जो है वेगनी के ईस्टर्न जो चालुक्य थे यानी पूर्वी जो चालुक्य लोग थे उनको इन्होंने पराजित किया था। इसके अलावा मदुरई के पांड्यवंश को इन्होंने पराजित किया था। इसके बाद मैसूर के गंगाजों को पराजित किया था, गंगवंश को पराजित किया था। इसके अलावा उन्होंने लंका पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके उसका जो उत्तरी हिस्सा था, नॉर्दर्न पोर्शन था, उसको भी अपने अधीन कर लिया था। अगर हम राजेंद्र फर्स्ट की बात करें तो राजेंद्र फर्स्ट भी एक योग्य योद्धा और एक कुशल प्रशासक थे। राजेंद्र फर्स्ट बंगाल पहुंचते हैं, और बंगाल पहुंच करके गंगा के
क्षेत्र को अपने अधीन कर लेते हैं और गंगा के क्षेत्र को अपने अधीन करने के पश्चात उसके बाद जो राजेंद्र फर्स्ट थे वो जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं और इस खुशी के उपलक्ष्य में वह कावेरी नदी के किनारे एक शहर का निर्माण करते हैं, एक शहर बसाते हैं जिसे हम गंगईकोंडा चोलापुरम के नाम से जानते हैं। गंगईकोंडा चोलापुरम का मतलब होता है द सिटी ऑफ द चोला कॉन्क्वेरर ऑफ द गंगा। गंगईकोंडा चोलापुरम को स्थापित करने के बाद जो राजेंद्र फर्स्ट रहते हैं वह गंगईकोंडा चोलापुरम को अपनी राजधानी बनाते हैं और उसके बाद वह एक टाइटल भी धारण करते हैं, एक उपाधि भी धारण करते हैं कि वह उपाधि कौन सी थी? गंगईकोंडा चोला की उपाधि थी। इसके बाद अपनी विजयों को आगे बढ़ाते हुए वह अंडमान और निकोबार जो आइलैंड होता है उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं। इसके बाद वो श्रीलंका पे आक्रमण करते हैं राजेंद्र फर्स्ट और श्रीलंका पर आक्रमण करके वहाँ के जो राजा और रानी होते हैं उनको वह पराजित करते हैं और पराजित करके श्रीलंका को अपने अधीन कर लेते हैं और अधीन करने के बाद अगले 50 साल तक श्रीलंका पर चोलों का जो है अधिकार रहता है। इसके अलावा मालदीव आइलैंड जो होता है उस पर, सुमात्रा जो होता है उस पर, इन सभी पर चोलों का अपना अधिकार हो जाता है। दक्षिण के खिलाफ चोल के इन दो महत्वपूर्ण राजाओं की जो आक्रामक नीति होती है, जो एग्रेसिव पॉलिसी होती है, उसका मेन कारण ये रहता है कि जो इम्पीरियल ग्रेटिफिकेशन है यानी कि शाही संतुष्टि है उसको प्राप्त करना, साथ ही जो साउथ का ट्रेड है, साउथ का जो ट्रेड है अन्य कंट्रीज़ के साथ, अन्य देशों के साथ, उसको अपने कंट्रोल में लेना। चोलों के पास एक स्ट्रांग नेवी रहती है यानी कि एक मजबूत नौसेना रहती है जो उनकी सफलता में काफ़ी योगदान देती है। इसके बाद राजेंद्र फर्स्ट की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, जिनके वजह से जो चोला एम्पायर होता है उसका पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आज इस पार्ट में बस इतना ही। आगे हम लोग जो है जो चोलों का फॉरेन ट्रेड रहता है, उसके बाद इनका एग्रीकल्चर, इरिगेशन जो रहता है, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।